फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना है लेखांकन का। लेखांकन क्या है, पूरा थ्योरी का चैप्टर है। और अगर आप कॉलेज में पहली बार कॉमर्स ले रहे हैं, हो सके आप मैथ्स या साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो आपके लिए लेखांकन की परिभाषा पढ़ना और समझना और दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसे समझाऊंगा कि आपको याद रहेगा लेखांकन क्या होता है। लेखांकन को पढ़ने से पहले आपको पुस्तपालन का नॉलेज होना चाहिए। पुस्तपालन क्या होता है, तो हिसाब किताब रखने की सर्वप्रथम पुस्तक को पुस्तपालन कहते हैं। अब पुस्तपालन का विकास कैसे हुआ ये अभी आप नीचे पढ़ेंगे। इसके बाद लेखांकन का काम होता है। तो लेखांकन में होता क्या है, पुस्तपालन एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें समस्त अलग अलग लेन देन को एक साथ लिख दिया जाता है एक लाइन में। लेखांकन उनको वर्गीकृत करता है, उनको देखता है, छांटता है, अलग अलग कॉपी बनाता है, पुस्तक बनाता है और उसमें लिखता है। अब जो मैंने आपको इस चालू भाषा में समझाया उसको हम बहुत अच्छे भाषा में समझेंगे लेखांकन के परिभाषा के थ्रू। तो सबसे पहला लाइन आप देखिए, लिखा है लेखांकन का आशय मौद्रिक लेन देन का लेखा करना, वर्गीकृत करना, निष्कर्ष निकालना, विश्लेषण करना और निर्वचन करना है। यही बस लाइन इंपॉर्टेंट है लेखांकन के आशय को लेकर के। बाकी अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो वो भाई ज़रूरी नहीं है, ठीक। लेकिन आपको ये वाला लाइन नहीं छोड़ना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है तक का। आई होप आपको समझ में आ गया। ये लाइन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लीजिए। ये है लेखांकन की सटीक परिभाषा। लेखांकन अभी ख़त्म तो नहीं होता, पर एक छोटी सी हाईलाइट नोट मैंने आपको लेखांकन के बारे में समझा दिया। इसको छोड़ करके आप भले कुछ भी लिख दें, वो लेखांकन की परिभाषा को परिपूर्ण नहीं करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं लेखांकन के विकास को। लेखांकन के विकास में लूकस पेसियोली का बहुत बड़ा योगदान है। आप ध्यान से देखिए क्योंकि पूरा उसी पर बेस है लेखांकन का विकास, ठीक। जो मैंने पुष्पालन के बारे में बताया था आप अभी पढ़ेंगे। तो पुष्पालन का प्रारंभकर्ता इन्हीं को माना जाता है, लूकस पेसियोली को। इन्होंने ही दोहरा लेखा प्रणाली को प्रतिपादित किया है। दोहरा लेखा प्रणाली इनके आने से पहले बिखरी हुई अवस्था में थी। इन्होंने उसको सही रूप दिया, सिस्टमेटिक रूप से उसको लिखना सिखाया, जिसके कारण इन्हें दोहरा लेखा प्रणाली का प्रतिपादक भी कहा जाता है। और पुष्पालन के संबंध में इन्होंने जो पुस्तक लिखा है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई थी, इसलिए इन्हें प्रारंभकर्ता भी माना जाता है। शॉर्ट में आप पूरे इस टॉपिक को देख सकते हैं जो लिखा गया है, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए पढ़ते हैं। पुष्पालन का प्रारंभकर्ता इन्हें कहा जाता है, पेसियोली को, तथा इन्हें दोहरा लेखा प्रणाली का प्रतिपादक भी कहा जाता है। 1494 में इटली के वेनिस नगर में इनकी एक पुस्तक रिलीज़ हुई, मतलब पब्लिश हुई, जो कि इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। डी कम्यूटेड स्क्रिप्चर्स और पुस्तपालन के संबंध में प्रथम पुस्तक माना गया है। वास्तव में यह गणित की पुस्तक थी और इसके एक भाग में उस समय लेखांकन के एक विधि का बस वर्णन किया गया था, ठीक है। इस लाइन को याद रखना है, वो गणित की पुस्तक थी, बस किसी एक लाइन में लेखांकन के एक विधि का वर्णन किया गया था। पेसियोली की छपी हुई पुस्तक के बहुत पहले ही दोहरा लेखा प्रणाली बिखरे हुए रूप में थी। लेखांकन की इटालियन प्रणाली प्रकट होने से पूर्व इंग्लैंड के लेखापालन की जो प्रणाली थी उसे एजेंसी बुक कहा जाता था। जब इंग्लैंड में इटालियन प्रणाली का प्रवेश हुआ, इसमें एजेंसी बुक और इसमें काफ़ी प्रतिद्वंद हुई, ठीक है। तो पेसियोली ने जो बुक दिया और इंग्लैंड में जो प्रचलित थी, उन दोनों में फिर 20वीं शताब्दी में लेखा कर्म में बहुत शोध कार्य हुआ। और भारत में दिल्ली में 1949 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया तथा कोलकाता में इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट की स्थापना हुई, ठीक है। तो अगर आप भारत के हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप नोट करके रखिए। आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता होना चाहिए लेखांकन की परिभाषा। अब लेखांकन की परिभाषा को बहुत सारे लेखाकारों ने अपने अपने सोच समझ के हिसाब से दिया है, अपने नॉलेज के हिसाब से। तो R.N. एंथोनी ने लिखा है, लेखा विधि पद्धति व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को मौद्रिक रूप में एकत्रित करने, सारांश बनाने, विश्लेषण करने तथा जानकारी देने का साधन होते हैं। स्मिथ ने लिखा है, लेखांकन आर्थिक क्रियाओं के परिणाम को माप करने, प्रतिवेदन देने का एक साधन है। और डार्विन के अनुसार लेखांकन का अर्थ वित्तीय सूचनाओं को पहचानना, आय लेखा एवं संप्रेषण करना है। अब देखिए अलग अलग परिभाषा क्यों है, क्योंकि सब लेखक अलग अलग समय के होते हैं। पहले लेखांकन का रूप अलग था, बाद में कुछ और हुआ, बाद में फिर कुछ और हुआ, बाद में फिर और कुछ हुआ। तो ये सब का परिभाषा यहाँ दिया जाता है ताकि आप उस अंतर को समझ पाएँ। तो अगर आप सिर्फ एक लिखना चाहें तो आप कोई भी एक याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सारे परिभाषाओं को पढ़ेंगे जो प्रोफेशन ने दिया है, तब आपको समझ में आएगा कि पहले कैसा था, फिर बाद में कैसे कैसे मॉडिफाई हुआ, बदला कैसे परिभाषा, ठीक। एक आदर्श परिभाषा दिया गया है नीचे, देखिए जो लिखा है, लेखांकन निश्चित अवधि के बाद वित्तीय स्थिति के परिवर्तनों और लेन देनों को
लिखने, वर्गीकृत करने, निष्कर्ष निकालने, विश्लेषण करने, निर्वचन करने की कला और विज्ञान है, जिसके द्वारा वित्तीय स्थिति की गणना कर वित्तीय परिणामों को निकाला जाता है। इसके अंतर्गत तलपट, निर्माण खाता, लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा आदि बनाया जाता है। इन सब का एक पर्सनल चैप्टर है जिसको आप पढ़ेंगे और समझेंगे, और आपने 11th-12th में कॉमर्स लिया था तो आपको ये पता ही होगा। ठीक, अब हम जानते हैं विशेषता, लेखांकन की विशेषता क्या होती है। तो लेखांकन की विशेषता में सबसे पहला पॉइंट पढ़ना है कि ध्यान से देखिए, पुष्पालन पर आधारित। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था लेखांकन क्या होता है, पुष्पालन पर आधारित होता है। जब तक पुष्पालन में कुछ लिखा ही नहीं जाएगा तो लेखांकन का कार्य हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहला चीज़ आपको पता होना चाहिए कि पुष्पालन पर आधारित होता है। अब आप ये लिख सकते हैं कि हिसाब किताब लिखने की सर्वप्रथम पुस्तक पुष्पालन होती है, उसी में जो बिखरे हुए रूप में लिखा गया उसको व्यवस्थित रूप देता है लेखांकन। ठीक, तो पुष्पालन क्या है, उसका आधार हो गया। आगे है अंकों की पुनः सजावट। तो वही बात है, पुष्पालन में जो बिखरे हुए रूप में लिखा जाता है, कहीं भी कोई भी अमाउंट लिखा गया है उसको सजा करके सही तरीके से नियमबद्ध क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है। कला और विज्ञान, कला और विज्ञान के बारे में अभी आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसको नीचे बढ़ते हैं। निश्चित समय, ठीक है, तो लेखांकन बनाने का एक समय होता है, 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक का एक साल के अंत में बनाते हैं। अब अलग अलग व्यवसाय के हिसाब से अलग अलग बन सकता है, तो एक निश्चित समय होता है जिसके आधार पर इसको बनाया जाता है। मौद्रिक लेन देन, लेखांकन में पैसे से संबंधित लेन देन को लिखा जाता है, अन्य किसी भी व्यवहार को नहीं। ठीक है, जिस लेन देन का संबंध पैसे से नहीं है उसको नहीं लिखा जाएगा। जैसे सपोज मैंने कहा तुम मुझे अपना घर दो, मैं तुम्हें अपना ज़मीन दे दूंगा, यहाँ पैसे की तो कोई बात ही नहीं हुई, इसलिए ऐसे लेन देन को नहीं लिखा जाएगा। ठीक, व्याख्या, लेखांकन के द्वारा आर्थिक परिणाम अर्थात लाभ हानि की गणना कर उनकी व्याख्या की जाती है, इसे वित्तीय स्थिति की जानकारी मिलती है। ठीक है, प्रयोग, लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। इसका प्रयोग वित्तीय एवं अन्य व्यावसायिक सूचनाएं व्यक्तियों, सरकार, वित्तीय संस्थाओं एवं समाज के अन्य वर्गों को प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, सटीक परिभाषा में जो भी लिख दिया जाए इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। ठीक है, प्रकृति में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हैं जो कि छोटे प्रश्न में भी आते हैं और अलग से भी पूछे जाते हैं। तो लेखांकन एक पेशा होता है। अब पेशा का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। पेशा एक ऐसा विशिष्ट कार्य है जो समाज में सेवा उपलब्ध करके धन अर्जित करता है, उसको पेशा बोलते हैं। जैसे एक नाई का काम बाल काटना, ठीक, वो एक सेवा का काम कर रहा है जिसके बदले उसको पैसा मिला है, लेकिन उस चीज़ को सीखने के लिए उसने बहुत अध्ययन किया है, प्रशिक्षण किया है, मतलब उसको शिक्षित किया गया है। वो चाहे मौखिक पढ़ा करके हो, चाहे प्रैक्टिकल करवा करके हो, एक प्रशिक्षण किया गया है। यही प्रशिक्षण के द्वारा जब आप कुछ सीखते हैं और करते हैं, ये पेशा कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। इस एग्जाम्पल में डॉक्टर, वकील, बहुत सारे चीज़ आते हैं। तो इसमें क्या है, लेखांकन को पेशा क्यों बोला है? आधुनिक समय में लेखांकन एक पेशे के रूप धारण कर लिया है। लेखांकन का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त व्यक्ति लेखाकार में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है, या उसको कहते हैं। तो अगर आपको लेखांकन के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो आपको लेखांकन पढ़ना होगा, इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। तो प्रशिक्षण देने के कारण, एक नियमबद्ध कर्मबद्ध ज्ञान होने के कारण इसे एक पेशा कहा जाता है। ठीक, एक बौद्धिक विषय, लेखांकन का विशिष्ट ज्ञान स्वरूप बौद्धिक है। इसे सैद्धांतिक अध्ययन या व्यवहारिक ज्ञान के रूप में द्वारा सीखकर विशिष्टता प्राप्त की जाती है। मतलब ये एक ऐसा विशिष्ट ज्ञान है जिसको बारीकी से पढ़ करके आप बौद्धिक रूप से अगर सक्षम है तो इसको समझ करके इसका ज्ञान ले सकते हैं। ठीक है, तो एक बौद्धिक विषय है। आगे बढ़ते हैं। लेखांकन एक सामाजिक शक्ति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेखांकन से प्राप्त सूचनाओं का प्रयोग व्यापार के स्वामी, लेनदार, देनदार, विनियोजकता, जनता, सरकार अपने हित में करते हैं। ठीक है, लेखांकन का काम सिर्फ एक व्यापारी का नहीं होता, लेखांकन सबका होता है। आप एक छोटा सा दुकान चला रहे हैं तब भी आपके पास लिखने के लिए पेन कॉपी होगा। ठीक है, ऑनलाइन काम करेंगे तब भी होगा। एक राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, व्यापारी हो, जो भी हो, लेखांकन सबके लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो एक सामाजिक शक्ति है। लेखांकन एक नीति निर्धारक शक्ति है। लेखांकन के आधार पर मूल्य निर्धारण, मूल्य नियंत्रण, मूल्य नीति, व्यापार नीति, क्रय विक्रय नीति, विनियोग नीति आदि का निर्माण होता है। सरकार भी इसी के आधार पर आयात निर्यात, औद्योगिक नीति, उत्पादन नीति आदि का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा विषय है जो कि आपको धीरे धीरे आप पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेंगे तो ये सब डिटेल में समझ में आएगा। अब मैंने जो बताया था लेखांकन कला और विज्ञान है, जिसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, उसको मैंने क्यों छुड़वाया था देखिए, स्पष्ट रूप से यहाँ बड़े रूप में बताया है। कला हम किसको कहते हैं? देखिए,
किसी भी काम को जो सर्वोत्तम ढंग से करके प्रस्तुत करे उसको हम कला बोलते हैं। जैसे कि खाना हर कोई बना लेता है, लेकिन आपने यूट्यूब पे देखा होगा कुछ कुछ इतने फास्ट तरीके से काटते हैं, इतने सफाई से बनाते हैं और बहुत जल्दी बना करके एक बहुत अच्छा रूप से प्रस्तुत करते हैं, तो इसको हम कलाकार बोल देते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी के बहुत अच्छे कोई वस्तु बना करके दिया, कोई टेलर है जो डिज़ाइनिंग अच्छी करता है, तो कोई भी व्यक्ति अपने काम में इस तरह से माहिर है, इस तरह से उसको प्रस्तुत करता है कि देख करके लोग अचंभित हो जाते हैं उसकी कला को। अब इसको कला क्यों कहा गया, तो देखिए बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है, कला किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किसी कार्य को निश्चित नियमों के आधार पर उचित ढंग से करने की प्रक्रिया है। व्यापार का मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है। लाभ कमाने के लिए निश्चित तरीके से व्यावसायिक लेन देन किए जाते हैं, इस आधार पर इसे कला कहते हैं। ठीक है, तो इसका काम भी एक निश्चित तरीके से किया जाता है, इसका क्रमबद्ध ज्ञान है और इसको सर्वोत्तम ढंग से करने का एक तरीका है, इसलिए इसको कला बोलते हैं। ठीक है, कारण में बहुत सारी चीज़ें आपको दी हुई है। अब विज्ञान क्यों कहते हैं, देखिए विज्ञान का तात्पर्य किसी विषय के क्रमबद्ध नियमबद्ध शुद्ध और स्पष्ट ज्ञान से है, जिसमें किसी घटना के कारण और परिणाम के बीच प्रत्यक्ष संबंध अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला जाता है। इस आधार पर इसको विज्ञान भी कहा जाता है। विज्ञान का अर्थ होता है कुछ सोचना, उस पर कार्य करना, फिर परिणाम प्राप्त करना। ठीक है, जैसे किसी ने सोचा होगा कि इंसान भी उड़ सकते हैं, तब फिर उन्होंने उसको प्रैक्टिकल किया, कुछ बनाया और उड़ने का कोशिश किया, और फिर अनुभव से उनको पता चला कि हमने जो सोचा था वो सही में हो सकता है। तो हो सकता है भी है, नहीं हो सकता भी है, दोनों आपको कुछ ना कुछ परिणाम तो मिलेगा। लेखांकन में यही होता है, आप व्यापार करने से पहले एक अनुमान लगाते हैं, फिर उस पर काम करना शुरू करते हैं, फिर आपको बाद में कुछ परिणाम पता चलता है कि वो कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है। तो यहाँ भी सोचना है, उस पर काम करना है, फिर कुछ परिणाम देखना है। तो कारण और परिणाम के बीच कुछ संबंध स्थापित होता है, इसलिए इसको विज्ञान कहा गया है। डिटेल में आपको समझ में आएगा, आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेखांकन कला विज्ञान दोनों है, क्योंकि उसमें दोनों चीज़ शामिल है। भाई इसमें क्रमबद्ध ज्ञान है, सुव्यवस्थित ढंग से कैसे आप एक लेखांकन के विशेषज्ञ बन सकते हैं, लेखांकन लिखने की तरीका बताया गया है, और इसमें कारण परिणाम दोनों होते हैं, इसलिए कला विज्ञान दोनों कहा गया है। ठीक है, उसमें आप एक कुछ कारण के पॉइंट को पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम पढ़ते हैं लेखांकन का क्षेत्र। उसमें कुछ नाम बस आपको ध्यान से पढ़ना है। लेखांकन पुष्प पालन की प्रविष्टियों की जाँच करना होता है। ठीक है, खातों के योग तथा शेष की जांच करना होता है। खातों से तलपट बनाया जाता है, संयोजन को लिखना होता है, अंतिम खाते में जो भी चीज़ है उनका वर्णन होता है, भूल को सुधारो होता है, उसको शुद्ध संशोधन बोलते हैं। ये सब अलग अलग अभी चैप्टर में मिलेंगे, जो कि आप प्रश्न बनाएंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक, लेखांकन के उद्देश्य देखिए। अब इसको लिखने का उद्देश्य क्या है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। बड़ा सिंपल सा उद्देश्य है, अशुद्धियों का पता लगाना और उसे दूर करना। लिखने में गलती होती है कि नहीं, हम कई बार मात्रा गलत लिख देते हैं, कुछ राशि को गलत लिख लेते हैं। मान लिया 5 जीरो लगाना था, हम 4 लिख दिए, या एक एक्स्ट्रा लग गया, या छूट गया, प्लस का जगह माइनस हो जाता है चिन्ह में। तो कुछ ना कुछ गलती होती है, वैसे इसमें भी कुछ ना कुछ गलती होगा, इसी गलती को सुधारना। ठीक है, अगर आप हिसाब किताब डेली लिखते हैं, हो सकता है किसी न किसी का भूल से छोड़ दें तो वो छूट जाता है। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ गलती होती है, वो गलती किसी भी तरह से हो सकती है। इन गलतियों को जानना और सुधारना और इन पर नियंत्रण करना, ये इसका उद्देश्य है। दूसरा है शुद्ध हानि की गणना करना। ठीक है, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि जो भी हुआ उसकी गणना करना। अगर आपको लाभ किसी वर्ष हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अगर आप लेखांकन में लिखते रहेंगे, आपने कब कितना माल खरीदा, किस दर से बेचा, ठीक है, किस समय में वो माल ज़्यादा बिका, तो आपको एक सही कारण पता चलेगा उस माल के बिकने का। ठीक, तो शुद्ध लाभ हो चाहे हानि हो, उसकी जांच करने के लिए भी इसको लिखा जाता है। फिर है संयोजन करना। संयोजन में वो समस्या आते हैं जो एक व्यापार में होती हैं, क्रय विक्रय, ऋण दाता देनदार लेनदार, बहुत प्रकार की छूट टूट सब आती है, उनका संयोजन किया जाता है, उनको लिखा जाता है। वित्तीय स्थिति की जानकारी। ठीक है, व्यापार में आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है, साल के अंत में वो चिट्ठा और लाभ हानि खाता ही बताता है कि फर्म में कितना प्रॉफिट में है या कितना लॉस में है। कर योग्य आय का निर्धारण। ठीक है, अगर आप खाते बनाएंगे तो आपको आपका इनकम पता रहेगा, आप कितना कमाते हैं, और उस पर सरकार भी आप पर जीएसटी लगाती है। तो जो लेखांकन है, इसी से कर योग्य आय का निर्धारण किया जाता है, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। वैधानिक उद्देश्य, लिखने से आपके व्यापार को एक वैधानिक मान्यता प्राप्त होगी। अगर आप साझेदारों के बीच में कोई झगड़ा भी हो जाता है जो मिलकर काम कर रहे हैं, तो आपका विवाद प्रस्तुत तभी होगा जब आपने व्यापार को लिखित रूप में किया हो। ठीक है, कुछ शर्तें होती हैं लाभ हानि बांटने का, कार्य बांटने का। अगर आपने उसको लिखित में नहीं लिखा है तो आपका कोई भी उसको माना नहीं जाएगा, फिर कानूनन जो नियम है उसके आधार पर आपको फैसला होगा।
ठीक, जो कि आप अभी पढ़ेंगे, और अगर आप 11वीं 12वीं में पढ़े तो आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, संबंधित पक्षों को सूचना देना। ठीक है, तो व्यापार से संबंधित बहुत सारे पक्ष होते हैं जिनसे व्यापार का लेन देन होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। लेखांकन से इन्हीं को सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। फिर अंकेक्षण का आधार, उस पालन के बाद लेखांकन का कार्य, लेखांकन की समाप्ति के बाद अंकेक्षण का कार्य होता है, अंकेक्षण का आधार होता है। अंकेक्षण मतलब वही जांचना होता है, तो उस पालन के बाद ही देखने और जांचने का कार्य लेखांकन का होता है। ठीक, तो ये रहा आपका पूरा जो अभी हमने पढ़ा लेखांकन का उद्देश्य। अब हम जानते हैं लेखांकन की लाभ। लेखांकन से क्या लाभ होता है? देखिए, अगर आप अपनी गलती को सुधारते हैं या किसी भी कमी को जानते हैं तो आपको लाभ होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति की जानकारी सबसे पहला लाभ। आर्थिक स्थिति मतलब आपका व्यापार घाटे में है कि लाभ में है, आप प्रॉफिट में है कि लॉस में है, इसकी जानकारी पता चल जाती है। अशुद्धियों को दूर करना, ये भी लाभ है। अगर आपके व्यापार में कुछ कमी है, कुछ अशुद्धि है, कुछ भी फॉल्ट है, उसको आप ठीक करेंगे, ये इसका लाभ हो गया। छल कपट पर नियंत्रण, अगर हम बाकायदा हर दिन हर लेन देन को लिखेंगे तो कुछ छल कपट नहीं हो सकता। कई बार क्या होता है, लेन देन के समय में उसने तो अपना लिख लिया पर हमने उसका नहीं लिखा है। अब हमारे मान लीजिए एक रिकॉर्ड कमी है या हमारे में एक रिकॉर्ड ज़्यादा है, उसके में कमी है, तो विवाद हो सकता है। तो इन छल कपट को दूर किया जाता है, ये लाभ है। कर निर्धारण में सहायक। ठीक है, आपको पता होगा जितना आप उत्पादन करेंगे उस पर आपको टैक्स लगेगा, तो कितना उत्पादन पर कितना टैक्स लगता है अगर आप लिखेंगे, फिर अनुमान देखेंगे कि पिछले साल इतना टैक्स लगा था तो इस साल मुझे कितना लगेगा, अगर मैं ज़्यादा उत्पादन करता हूँ कम करूँगा तो कितना लगेगा, ये सब के सब आपके लेखांकन पर ही आधारित हैं। तो कर निर्धारण में बहुत सहायक होता है। व्यापार का उचित मूल्यांकन होता है, वैधानिक मान्यता प्राप्त होता है, मैंने आपको बता दिया है। वही पॉइंट इसमें फिर से आते हैं, ख्याति के निर्धारण में सहायक होती है। ख्याति क्या होती है? ख्याति व्यापार की प्रसिद्धि होती है, जो कि आपके लेखांकन व्यापार के लेखा सूची पर आधारित होती है, आर्थिक चिट्ठे पर आधारित होती है। ठीक है, ऋण लेने में सहायक, अगर आप लिखेंगे ना कि आपके व्यापार में उत्पादन कितना होता है, विक्रय कितना होता है, प्रॉफिट कितना होता है, तो इनके ही आधार पर आपको बड़ा से बड़ा लोन अमाउंट मिलेगा। ऋण लेने में सुविधा होती है। आपने कुछ भी नहीं लिखा तो आप क्या प्रस्तुत करेंगे, आप कितना कमाते हैं, क्योंकि आपने लिखा ही नहीं। देखिए, लोन लेने समय बैंक आपका स्टेटमेंट क्यों मांगता है? क्योंकि आपका पैसा अगर बैंक में आता है तो उनको पता चल जाता है कि हाँ इतना रुपए हर महीने आ रहे हैं, तब आपको लोन देते हैं, ऐसे वो नहीं दे सकते। ठीक, तो ये सब फायदे होते हैं लेखांकन के। आगे बढ़ते हैं, दिवालिया घोषित करने में सहायक। ठीक है, पता चल गया आपका पुस्तक या बही देख करके कि आप तो पूरे के पूरे लॉस में जा चुके हैं, तब आपको दिवालिया घोषित किया जा सकता है। महत्वपूर्ण सूचनाओं का ज्ञान मिल सकता है। तुलनात्मक अध्ययन में सहायक होती है, तुलना की जाती है पिछले साल और इस साल की लाभ हानि में, इस व्यापार से उस व्यापार में। ठीक है, साझेदारी में भी सहायक होता है। लेखांकन के बहुत सारे लाभ हैं, इन्हीं मुख्य 12 पॉइंट को दिया है। ठीक, अब नीचे आपको इससे रिलेटेड प्रश्न मिलेंगे। पुष्प पालन क्या है, लेखांकन की परिभाषा दीजिए पूरा। ठीक है, तो हमारा आज का ये सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। लेखांकन की जितने भी महत्वपूर्ण नियम थे जो आपको बताना था और जो आप एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, मैंने उन्हीं को टच किया और उन्हीं को बताया है। एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लें, बहुत अच्छे से ध्यान से खुद से पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पढ़ना अलग होता है, कोचिंग में भी अगर आप पढ़ेंगे तो वो अलग होता है। खुद में अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो आपके जहन में दिमाग में वो चीज़ नहीं रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कंठस्थ याद रहे और आप उसको बेसिक से समझें, तो मेरे समझाने के बाद आप उसके ऊपर ज़रूर पढ़ें। और मेरा समझाना कैसे लगा, इस टाइप का वीडियो आपको समझ आ रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।